तो जी जनाब, आज का जो हमारा थियरिस्ट है वो है राल्फ डेरेंडॉर्फ। राल्फ डेरेंडॉर्फ को समझने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे पावर क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है, और सबसे अहम चीज़, द मोस्ट जनरल, यू हैव टू नो अबाउट कॉन्फ्लिक्ट थियरी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। राल्फ डेरेंडॉर्फ 1929 में पैदा हुए थे। ही वॉज प्रोमिनेंट जर्मन ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इसके साथ पॉलिटिशियन भी थे। और उन्हें एक बहुत अहम जो है वो कंट्रीब्यूशन उसका रहा है सोशल थियरी में। ठीक है। और स्पेसिफिकली उन्होंने फोकस किया था क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, फोकस किया था उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर, फोकस किया था उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ पावर के ऊपर। ठीक है। राल्फ डेरेंडॉर्फ जो है, अगर उसकी बायोग्राफी की बात करें तो वो 1 मई 1929 को हैम्बर्ग जर्मनी में पैदा हुए थे। उसका फादर जो था गस्टव डेरेंडॉर्फ जो था, वो सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन थे। ठीक है। डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले, जो कि नाजी दौर में जो है वो इम्प्रिजन हुए, जो हिटलर का दौर था, क्योंकि उस टाइम जो हिटलर था ही वॉज नॉट डेमोक्रेटिक, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, कोई लोगों के पास पावर नहीं था, बिल्कुल वो डिक्टेटरशिप था। तो उस टाइम जो है उसके वालिद जो है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको इम्प्रिजन किया गया था, जेल में रखा गया। और ये तजुर्बा जो था, राल्फ डेरेंडॉर्फ को इस तजुर्बे ने बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर किया। जिंदगी में उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के ऊपर भी अपने व्यूज जो है वो पेश किए थे। ठीक है। और उसकी सबसे मशहूर किताब जो है वो है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कि 1959 को पब्लिश हुई थी। ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर के ऊपर बात करेंगे, यानी कि पावर, डिफरेंट जो थियरिस्ट हैं उनकी नजर में क्या है, और स्पेसिफिकली राल्फ डेरेंडॉर्फ की नजर में पावर क्या है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ थियरिस्ट ने डिफरेंट व्यूज पेश किए हैं पावर के बारे में। ठीक है। लाइक कुछ थियरिस्ट ये सोचते हैं कि पावर इज समथिंग दैट इज अटैच विद द पोजीशन के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि एक प्रोफेसर है तो उसके पास पावर है, लाइक द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो उसके पास पावर है, ये उसके पोजीशन के साथ अटैच है, जिसको गवर्नमेंट ने कोई स्टेटस दिया हुआ है, कोई पोजीशन दी हुई है, सो उसकी बुनियाद पे जो पावर उन्हें मिला हुआ है, सो दिस इज दैट काइंड ऑफ पावर। ठीक है। फिर कुछ लोग समझते हैं, कुछ थियरिस्ट समझते हैं कि पावर जो है इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज, लाइक टीचर स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है। उसमें भी पावर जो है वो पेनिट्रेट करता है। और फिर स्पेसिफिकली मैंने वीडियो भी बनाई थी मिशेल फूको पे। मिशेल फूको कैसे पावर को देखता है। ठीक है। वो कहता है कि पावर जो है वो एग्जिस्ट करता है नॉलेज में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, डॉक्टर के पास पावर है कि वो आपको कैसे कैसे वो आपको डिक्लेयर करे आपकी बीमारी को, आपको कौन सी बीमारी है, आपको कौन से मेडिसिन खाने चाहिए। ठीक है। सो इन चीजों को फिर मिशेल फूको ने आगे देखा। फिर राल्फ डेरेंडॉर्फ जो थे, स्पेसिफिकली ही वाज इम्प्रेस्ड बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर से वो बहुत ज्यादा मुतासिर थे। ठीक है। कि पावर क्या है, उन्होंने कहा, मैक्स क्या कहते हैं राल्फ डेरेंडॉर्फ ने, कि पावर जो है इट्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की एबिलिटी है एक सोशल रिलेशन में, जो कि दूसरों को कंट्रोल करते हैं विदाउट देयर विल्स, मतलब उनकी मर्जी के बगैर आप उसको कंट्रोल करते हैं। सो दैट इज पावर। ठीक है। राल्फ डेरेंडॉर्फ ने इस चीज को लिया। ठीक है। और फिर आगे जैसे मैक्स वेबर ने पावर को अलग किया अथॉरिटी से, ऐसे ही राल्फ डेरेंडॉर्फ ने भी पावर को अथॉरिटी से जो है वो सेपरेट किया, कि
इवन अथॉरिटी इज अ पावर, लेकिन अथॉरिटी जो होती है वो लीगल पावर होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो लीगल पावर क्या है? वो अथॉरिटी है, ठीक है। और पावर एग्जिस्ट करता है सोशल रिलेशन में, और बेस्ड ऑन पर्सनालिटी फॉर एग्जांपल आपके पर्सनल क्वालिटीज की बुनियाद पे आपके पास पावर है, या परसुएशन सॉफ्ट पावर है आपके पास, या आप फोर्स करते हैं किसी को, इट्स अनदर काइंड ऑफ पावर, ठीक है। तो ये किस्म के पावर जो है वो राल डेमडाप ने डिस्कस किए थे। हाउएवर राल डेमडाप जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है अथॉरिटी में, ठीक है, जो कि वो इस किस्म का पावर है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लीगल हो, जो कि आते हैं आपको कहां से? सोशल रोल्स और ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। और अथॉरिटी जो है लेजिटिमेट पावर, ठीक है, जैसे प्रोफेसर है, जैसे पुलिस ऑफिसर है, जैसे मैनेजर है, ठीक है, उन सब के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर रोल्स, उनके पास रोल्स हैं, तो उस बुनियाद पे उनको उनके पास वो अथॉरिटी है। बात समझ रहे हैं ना? तो राल्फ ब्रेंडॉर्फ असल में, ये जो ब्यूरोक्रेसी की अगर मैं मिसाल लेता हूं ना, तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? एक पूरा नेटवर्क ऑफ पावर होता है। इसमें सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सुपरऑर्डिनेट होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनके मातहत होते हैं, फिर मातहतों के मातहत होते हैं। तो ये एक पूरा, फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनाइजेशन, इन ब्यूरोक्रेसी, ये एक पूरा जो है वो एक चेन बना हुआ है, पावर चेन बना हुआ होता है, जिसको राल ब्रेंडॉर्फ बोलता है आईसीएस। ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना चाहिए कि आईसीएस क्या होते हैं। आईसीएस सिंपली ये एक पावर रिलेशन है विद इन अ ब्यूरोक्रेसी, या हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा, तो वो एक दूसरे पे पावर एग्जर्ट करता है। अगर एक पावरफुल बंदा है, एक मैनेजर है, वो अपने मातहत पे पावर एग्जर्ट करता है, तो वो जो मातहत है, तो उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं वो उन पे पावर एग्जर्ट करता है, सो एक पूरा चेन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही पावर पेनिट्रेशन वहां पे ऐसे ही होता है, और इसको वो बोलते हैं आईसीएस, imperatively coordinated associations, जहां पे अथॉरिटी डायनेमिक्स होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं पावर डायनेमिक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आईसीएस, सही है। राल्फ ब्रेंडॉर्फ जो थे वो डिसएग्री थे विद द टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन कौन है? टेलकट पार्सन जो है उन्हें फंक्शनलिस्ट थे। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर जो है उन्होंने डिफरेंट थियरीज दी हैं, और सबसे अहम बात जो है उन्होंने सोसाइटी स्टेबलाइजेशन की थी, कि सोसाइटी जो है वो स्टेबल होती है थ्रू एग्रीमेंट्स, कि लोग नॉर्म्स और वैल्यूज के साथ एग्री है, सो दैट्स व्हाई सोसाइटी स्टेबल है। लेकिन नहीं, टेलकट पार्सन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोसाइटी जो है ये हेल्ड टुगेदर है, ये स्टेबल होती है थ्रू कंस्ट्रेंट, ये स्टेबल है, ठीक है। मतलब कि सोसाइटी जो है पावर और प्रेशर से चलती है, यानी जो लोग पावर में है वो रूल्स और वैल्यूज को क्या करते हैं? एनफोर्स करते हैं। ये कहानी है। मसलन के एक बंदा क्राइम करता है, तो फिर उसके लिए कानून, ठीक है, तो उस कानून के थ्रू जितना भी एक सोसाइटी डिस्टेबलाइज हुई है क्राइम्स की वजह से, तो उस कानून के थ्रू जो है वो दोबारा से स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि लोगों को सजाएं दी जाती। बात समझ रहे हैं? या हम कहते हैं सर्वेलेंस है, जैसे मिशेल फू को बोलता है ना कि जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, लोग खुद को जो है वो स्टेबल रखते हैं, लोग खुद को जो है वो एक सलूक के साथ चलते हैं, नॉर्म्स फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, उनके ऊपर फोर्स, प्रेशर, जिसकी वजह से लोग क्या है, लोग जो है वो काम है, लोग जो है वो फॉलो करते हैं नॉर्म्स को, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि
उनके ऊपर फोर्स। राल्फ डेंडाप, इट्स सेम लाइक कार्ल मार्क्स। क्योंकि क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वहां पे बॉस है, मैनेजर्स हैं, उनके पास अथॉरिटी है, और फिर नीचे जो है वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, और उस इंटरेस्ट की बुनियाद पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो जन्म लेते हैं, ठीक है। राल्फ डेंड्राफ जो है वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। वो क्यों? वो तो मैंने आप लोगों को बताया कि यार जुर्म के लिए कानून बनता है, फिर कानून जो है वो जुर्म के खिलाफ एक्शन लेता है। तो जब वो जुर्म के खिलाफ एक्शन लेता है तो लोगों को दोबारा से ये याद दहानी होती है कि वाकई जो है अगर ऐसा अमल हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो फिर ये नॉर्म जो है वो रिवाइज हो जाते हैं लोगों को, तो वो ये याद रखते हैं जिंदगी भर, ठीक है। तो इस वजह से ये चीजें जो है वो होती हैं, सोसाइटी स्टेबल होती। अब बात करते हैं लैटिन एंड मैनिफेस्ट इंटरेस्ट के बारे में, जो कि बहुत अहम कंसेप्ट है राल्फ डेंड्राफ के। राल्फ डेंड्राफ जो था वो, उन्होंने सेम लाइक कार्ल मार्क्स की तरह, आई मीन के पावर को वो देखता है, क्लास को वो देखता है, कि उन्होंने डिवाइड किया है क्लासेस को इनटू टू, ठीक है, इनटू टू ग्रुप्स। क्लास को उन्होंने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने डिवाइड किया था, ठीक है। जैसे कि एक ग्रुप वही है जिसके पास पावर है, और एक ग्रुप वो है जिसके पास पावर नहीं है, सिंपल, ठीक है। लेकिन वो ये भी कहता है कि पावर जो है, पावर की बुनियाद पे या अथॉरिटी की बुनियाद पे लोगों के डिफरेंट रैंक्स बनते हैं, ठीक है। एक दूसरे के मातहत हैं, दूसरा फिर तीसरे के मातहत हैं, तो फिर ऐसे ही एक एम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं आईसीए, वो बनता है। लेकिन डेंडाप कहता है कि सोसाइटी जो है वो बनी है डिफरेंट पावर इंटरेस्ट से, ठीक है। लेकिन वो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है, और वो ये है कि हाउ डू हिडन, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट, हाउ डू हिडन इंटरेस्ट बिकम ओपन मैनिफेस्ट। ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक हमारे पास होता है हिडन, जिसको हम बोलते हैं लैटेंट। लाइक मुझे किसी चीज के बारे में पता है, लेकिन वो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया लोगों के साथ, वो उसको मैंने कभी पॉइंट के इस हिस्से में नहीं लाया, मैंने उसको कभी डिस्कशन का जरिया नहीं बनाया। सो दैट मे बी बाई लेटेंट इंटरेस्ट, ये मेरा कोई लेटेंट इंटरेस्ट है, लेकिन अगर मैं उसको एक्सप्रेस करूं, सो दैट वुड बिकम माई मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। ये बहुत ज्यादा अहम है, और इसको आगे हम समझेंगे कि ये क्या होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, राल्फ डेंडाप ने बोला था कि एक काजी ग्रुप होता है, और एक जो दूसरा ग्रुप होता है वो इंटरेस्ट ग्रुप होता है। कैसे काजी ग्रुप जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप बन जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यहां पे हमें लैटेंट और मैनिफेस्ट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, यूनिवर्सिटी में लोगों को मसला है कि यार ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है। मैं भी सोचता हूं ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, दूसरा भी सोचता है ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने कभी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं बनाया, दूसरा कोई इससे अवेयर नहीं है, ठीक है। बस एक आइडिया है मेरे जहन में या मेरी सोच है, लेकिन इससे दूसरा बंदा अवेयर नहीं है, ठीक है, या इसको मैं कभी कभी साइड पे रख देता हूं, इसको डिस्कस नहीं करता। सो दैट इज माई लेटेंट इंटरेस्ट। लेकिन जब हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि मैं समझता हूं कि यार ये स्कूल फी या कॉलेज फी या ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, तो इसके खिलाफ मैंने एहतजाज करना है, तो ये चीज फिर जो है ये हमारा फिर मैनिफेस्ट इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। फिर जो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बन जाता है और उनका इंटरेस्ट सेम होता है, और वो उनको एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो होता है हमारा मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि हमारा जो लैटिन इंटरेस्ट था, अब जो हम पूरा एक ग्रुप जो है वो फी के खिलाफ निकल आए, ज्यादा फी के खिलाफ, तो
ये हमारा अब जो है वो मैनिफेस्ट इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, तो जो हमारा, जब ये हमारा मैनिफेस्ट इंटरेस्ट बन गया, तो ये हमारा जो ग्रुप है ना, ये क्वाजी से किस में तब्दील हो गया? इंटरेस्ट ग्रुप में। क्योंकि क्वाजी ग्रुप में हमारा था लेटेंट इंटरेस्ट, और अब इंटरेस्ट ग्रुप में हमारा जो है वो क्या है? मैनिफेस्ट इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, अब हम स्ट्राइक करेंगे, अब हम जो है वो बैनर्स उठाएंगे कि फी बहुत ज्यादा है, फी बहुत ज्यादा है, ऐसे ना। ठीक है, देखिए राल्फ ब्रेंडॉर्फ जो है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बात करता है। मैं मिसाल देता हूं, एक ग्रुप होता है, मैं जस्ट लेमन लैंग्वेज में बोलता हूं। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल महंगा हो गया, फॉर एग्जांपल सब्जियां महंगी हो गई, कुछ भी महंगा हो गया, लोग निकल आए, इंतशार फैल गया, इधर से निकल आए, उधर से निकल आए। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने उससे नहीं कहा कि यार चलो एक ऑर्गेनाइज तरीके से निकल आते हैं या कुछ ये चीजें करते हैं, नहीं, बस लोग निकल आए। ठीक है, तो यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी है ना, ये बहुत ज्यादा है। हर तरफ जो है वो तोड़ मोड़ और ये सारी चीजें। ठीक है, अब इसके ऊपर राल्फ बात करता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, जहां पे वायलेंस कम हो, जहां पे जो है वो लोगों का इंतशार कम हो, जो रियल चेंज के लिए वो ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है। सो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, जो हम समझते हैं कि सोशल चेंज के लिए वो मौजू है, तो वो कौन सा ग्रुप हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये राल्फ ब्रेंडॉर्फ ने बताया। इसे एक एग्रीगेट, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप में तब्दील हो जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस बताए थे। एक इसमें है टेक्निकल कंडीशन। टेक्निकल कंडीशन में एक ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं टेक्निकल कंडीशन क्या है, कि एक ग्रुप हो, उसमें एक्टिव मेंबर हो, उसकी शेयर्ड आइडियोलॉजी हो। ठीक है, इफ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, या कोई और मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट, जो भी मूवमेंट्स हैं, वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको हमें इन इन तीन कंडीशन पे नापना होगा। एक टेक्निकल कंडीशन है, एक पॉलिटिकल कंडीशन है, एक सोशल कंडीशन। तो टेक्निकल कंडीशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि क्या इस ग्रुप में एक्टिव मेंबर्स हैं, उनकी शेयर्ड आइडियोलॉजी है, ठीक है, उनके कुछ कॉमन नाम्स हैं टू फंक्शन। ठीक है, और फिर इसके बाद पॉलिटिकल कंडीशन है कि वो कैसे मीट करते हैं, मीटिंग्स कैसे करते हैं, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, और क्या प्लान करते हैं, हाउ दे मीट। ठीक है, तो यहां पे उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको बैन किया जाता है, वो मीटिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, दोस हु आर स्टैंडिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, सिविल राइट मूवमेंट्स, वो कैसे एक इस पूरे मूवमेंट को चला देते हैं, कैसे मेंबर थे उनमें, और कैसे वो चीजों को, अपने गोल्स को हैंडल करते थे, हाउ दे मीट। तो ये हाउ दे मेट, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पॉलिटिकल कंडीशन में आते हैं। ठीक है, फिर जो अथॉरिटीज होती है ना, फिर इनको डिसमेंटल करती हैं, उनके मीटिंग्स को जो है वो करते हैं, उनको जो है वो मीटिंग करने नहीं देते। फिर इसके बाद सोशल कंडीशन। अब सोशल कंडीशन में एक तो हमारे पास कम्युनिकेशन है, फिर स्ट्रक्चर रिक्रूटमेंट है, वो कैसे करते हैं रिक्रूट लोगों को, कैसे वो डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जहां से वो मेंबर्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये किस्म के जो है वो कंडीशंस अगर ये उनमें हैं और इन तीन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, सो इट मींस दैट ग्रुप इज वेरी मैच्योर, दैट ग्रुप इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। बात समझ रहे हैं? तो असल में कहानी जो है ये यही है कि आप राल्फ ब्रेंडॉर्फ की नजर में सोशल चेंज कैसे आएगा, सोशल चेंज के लिए कौन सा ग्रुप जो है वो मौजूद होता है,
वो ग्रुप मौजूद होता है जिसके ये 3 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, राल्फ ब्रेंडार्फ जो है वो इस कहानी को देखता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे एक वजह बन जाती है फॉर द सोशल चेंज। ठीक है, फिर वो इस वायलेंस को देखता है, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस को, कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी को, इसके स्ट्रक्चर को देखता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा वायलेंट होता है, या कौन सा ग्रुप जो है वो उसकी जो वायलेंस इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर ये चीजें वो डिफाइन भी करता है कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी एंड व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी यही है कि मतलब कितने वहां पे लोग इन्वॉल्व थे, या कितना जो है उनका नुकसान हुआ। ठीक है, कि कितने वहां पे लोग इन्वॉल्व थे, कितना जो है वो उन्होंने नुकसान किया। सो दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी और कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस जो है वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स। तो ये हमारे पास फिर कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस बन जाता है। राल्फ ब्रेंडार्फ बोलता है कि ग्रुप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितना ग्रुप पॉलिटिकली, सोशली और टेक्निकली ऑर्गेनाइज्ड हो उतना वो लेस वायलेंट होता है, उतना वो ऑर्गेनाइज होता है, उनका क्लियर गोल होता है और वो लॉजिकली काम करते हैं। ठीक है, दूसरा कि वहां पे कानून इतना सख्त हो, कानून इतना आई मीन के ऑर्गेनाइज एंड स्टेबलाइज हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें। ठीक है, तो फिर भी जो है वो फिर भी वायलेंस जो है वो उसकी शिद्दत कम हो जाती है। ठीक है, फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन के मेरे मुकाबले में उनको ज्यादा क्यों मिला, ये चीज वायलेंस को बहुत ज्यादा इंटेंस करती है। राल्फ ब्रेंडार्फ जो है वो मुआशरे को ऐसे साइकिल की तरह समझता है जहां पे ग्रुप्स बनते हैं, पावर के लिए फाइट करते हैं, फिर चेंज लाते हैं और फिर एक नया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इमर्ज हो जाता है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट तो इसलिए उन्होंने टेलकर्ट पार्सन के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था कि सोसाइटी जो है वो स्टेबलाइज एंड डीस्टेबलाइज होती है थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि एक दफा सोसाइटी डीस्टेबलाइज हो गई, वो एक नए सिरे से जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात यहां पे ये कहता है कि ये साइकिल की तरह है। एक दफा ये डिस्टेबलाइज हो गया, लोग निकल गए, सोशल मूवमेंट शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, या हम कहते हैं प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ठीक है, फिर एक नया सिस्टम जन्म लेगा। ठीक है, एक नई कहानी शुरू होगी, तो फिर उसके लिए फिर एक अलग कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा और ये साइकिल चलता रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट द राल्फ ब्रेंडार्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।